दोस्तों हम लोग आर ओ का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था 2017 में उसके पी वाई क्यूज करेंगे। पी वाई क्यूज विद एमडीए का मतलब है दोस्तों मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। यह वीडियो आपके लिए आर ओ में तो हेल्पफुल होगी ही होगी, इसके साथ ही यूपी पीसीएस, जी हाँ दोस्तों, जो कि 2024 में होगा, उसमें भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। और इसके साथ यूपी की जो भी परीक्षाएं हैं दोस्तों, उन सब में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसमें बहुत सी चीज़ों को आगे देखेंगे, फसलों के बारे में समझेंगे, उनके उत्पादन को वर्तमान संदर्भ में देखेंगे। और हाँ, याद रखिए, यदि आगे डेटा बदलता है तो परीक्षा से पहले आपको मैं अप टू डेट करा दूंगा, अलग से वीडियो देता ही हूँ। तो इसलिए निश्चिंत रहिए, ये एवरग्रीन वीडियो है दोस्तों, सदाबहार वीडियो। पी वाई क्यूज के लिए हमेशा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों आचार्य दिए गए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ उनके सिद्धांत दिए गए हैं, उनको मिलाना है। लकुलिस जो है दोस्तों, ये पाशुपत संप्रदाय से संबंधित थे। गोसाल, जिनको मक्खली पुत्र गोसाल भी कहा जाता है दोस्तों, ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। नागार्जुन जो थे दोस्तों, बुद्ध थे, मतलब बुद्ध से प्रेरित थे, बौद्ध धर्म को इन्होंने स्वीकार किया था। और भद्रबाहु जो हैं दोस्तों, नागार्जुन शून्यवाद से संबंधित हैं, इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया। भद्रबाहु जो कि जैन संत थे दोस्तों, इनकी एक कृति थी दोस्तों, कल्पसूत्र। इनमें इन्होंने जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं उनका उल्लेख किया है दोस्तों। ये वही भद्रबाहु हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य को श्रवण बेलगोला लेके गए थे, याद रखिएगा, श्रवण बेलगोला लेके गए थे। तो इस तरह से मैच करा देंगे तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं दोस्तों, तो आपको पूरी वीडियो में बताया भी है। जैन और बौद्ध धर्म पर एक वीडियो दी गई है, सारा कुछ वहाँ मिल जाएगा। बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों चीज़ें जो हैं दोस्तों त्रिरत्न कही जाती हैं। किसमें? बौद्ध धर्म में। लेकिन यदि पूछ लिया जाए कि त्रिरत्न जैन धर्म के बताइए, तो वहाँ पर क्या है? सम्यक, सबसे पहले सम्यक दर्शन। जब सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान आ जाएगा, और सम्यक ज्ञान आ जाएगा तो सम्यक चरित्र आ जाएगा। इसी को सुधारने की मैं अक्सर वीडियो में बात भी करता हूँ। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न हैं किस धर्म के? जैन धर्म के। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नासिक का अभिलेख जो है दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख दोस्तों खारवेल से संबंधित है। भीतरी अभिलेख जो है दोस्तों पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित नहीं है दोस्तों। पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित कौन सा अभिलेख है? एहोल का अभिलेख, एहोल अभिलेख, याद रखिएगा। फिर सवाल बनता है कि भीतरी अभिलेख जो है किससे संबंधित है? स्कंद गुप्त से संबंधित है, याद रखिएगा। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, अक्सर हुड़ दबंग स्कंद, तो स्कंद गुप्त ने जो है दोस्तों हुड़ों को पराजित किया था, याद रखिएगा। तो जो भीतरी अभिलेख जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है? स्कंद गुप्त से संबंधित है कहाँ ये? गाजीपुर में, गाजीपुर। गिरनार अभिलेख दोस्तों रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों? तो धर्मेंद्र जो है दोस्तों विक्रम चलाते हैं। विक्रम आप लोग जानते ही हैं, पीला वाला टेम्पो लंबा होता है जो, उसको विक्रम कहते हैं। तो धर्मेंद्र जो है क्या कर रहे हैं? विक्रम को चला रहे हैं, और उसको भगा के कहाँ लेके गए? भागलपुर। तो भागलपुर ज़िले में जो है, बिहार के भागलपुर ज़िले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है। और इसको किसने बनाया है? धर्मेंद्र बोले तो धर्मपाल,
धर्मपाल। याद रखिएगा, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धर्मपाल पाल वंश का शासक है। पाल वंश की स्थापना जो है दोस्तों गोपाल ने की थी, और गोपाल वह शासक है दोस्तों जिसे जनता ने सर्वसम्मति से चुना था, ये भी याद रखिएगा। फिर क्या करना है दोस्तों, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालक्रम के अनुसार संयोजित कीजिए। विद्याधर, यशोवर्मा, धंग और कीर्ति वर्मा। दोस्तों ये सभी जो हैं चंदेल वंश के शासक हैं, याद रखिएगा। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? नन्नुक ने, ये भी याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, चंदेल वंश ने शासन किस क्षेत्र में किया? तो बुंदेलखंड, BDK बोले तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। और उस समय बुंदेलखंड को क्या कहते थे, ये भी पूछ लिया जाता है। जेजाक भुक्ति पूछ लिया जाता है कि बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या है, तो जेजाक भुक्ति जो है वो पुराना नाम है। और दोस्तों इस वंश का अंतिम शासक परिमार्दी देव था, जिसकी सेना में दोस्तों आल्हा और ऊदल नाम के 2 सेनापति थे जो पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़े थे। याद रखिएगा, इन्हीं के नाम पर जो है लोकगीत बनाया गया है जो शौर्य को प्रदर्शित करता है। बुंदेलखंड में आल्हा नाम से गाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें, इनको मिलाना है, तो यशोवर्मा दोस्तों सबसे प्रतापी था, तो ये यशोवर्मा पहले स्थान पे आ जाएगा। यशोवर्मा के बाद दूसरा शासक हुआ धंग, फिर विद्याधर और फिर अंत में कीर्ति वर्मा। तो इस तरह से जब मिलाएंगे तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वराह थी दोस्तों? तो मिहिर भोज जो दोस्तों प्रतापी शासक था, उसकी उपाधि जो है दोस्तों आदि वराह थी। ये भगवान विष्णु का पुजारी था, याद रखिएगा। कौन? मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की बात करें तो नाग भट्ट ने इसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा। अगला दिल्ली सल्तनत से पूछा गया सवाल है, उसको देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण दोस्तों कब किया गया था? 1527 ईस्वी में। 1500 नहीं दोस्तों, 1327। जलालुद्दीन खिलजी की स्थापना जो है दोस्तों 1296 या 95 के आसपास हुई है। तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों आप सभी जानते हैं 1192 में हुआ है। पहला युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें गौरी पराजित हुआ, पृथ्वीराज चौहान जीते थे, लेकिन दूसरे में गौरी जीत गया और चौहान हार गए थे। तो इस तरह से जब इसको मैच कराएंगे तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। चौथा वाला तराइन का युद्ध सबसे पहले आ जाएगा। यदि आपको तराइन वाला पता है कि 1192 में हुआ, तो देखिए केवल और केवल 4 को ही पकड़ लीजिए तो आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या जो है 1296 में हुई थी। अफगानपुर षड्यंत्र 1325 ईस्वी में। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण जो है दोस्तों दिल्ली से दौलताबाद लेके गया था, ये भी याद रखिएगा। कहीं कहीं दौलताबाद और कहीं कहीं देवगिरी मिलता है, देवगिरी। और इसने जो है दोस्तों प्रतीकात्मक सिक्के चलाए थे। कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि चमड़े के सिक्के चलाने वाला सुल्तान कौन था दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। मोहम्मद बिन तुगलक जो है चमड़े के सिक्के चलाने वाला शासक था। अब क्षेत्र दिए गए हैं और वहाँ के शासक दिए गए हैं। आप सभी जानते हैं, आपने यदि पद्मावत देखी होगी तो चित्तौड़ के शासक कौन थे? राणा रतन सिंह। गुजरात के शासक दोस्तों कर्णदेव थे। और देवगिरी दोस्तों राजा राय रामचंद्र थे दोस्तों, जिसको राय रायन की उपाधि किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी, ये भी याद रखिएगा रामचंद्र को।
बचा कौन? रणथंभौर बचा। तो वहाँ के शासक कौन थे? हमीरदेव। इस तरह से विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इब्न बतूता दोस्तों बगल में जूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। मोरक्को आप जानते ही हैं अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी क्या है? रबात। मार्को पोलो दोस्तों इटली का था, पांड्य शासकों के समय आया था। कौन यात्री किसके समय आया था? इस पर एक वीडियो ऑलरेडी उपलब्ध है, उसको जरूर देखिएगा। अक्सर यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है और अक्सर हम लोग गलत कर देते हैं। अब्दुल रज्जाक जो है दोस्तों तुर्की नहीं था, फारस से आया था। अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के समय आया था। देवराय द्वितीय कैसे याद रखना है? द्वितीय में दो है, दो की बात हो रही है, तो रज्जाक में जा जो है 2 बार आया है। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। अब्दुल रज्जाक जो है दोस्तों तुर्की नहीं फारस का था। नूनिज जो था दोस्तों वो पुर्तगाली था, याद रखिएगा। ये अच्युत देवराय के समय आया था, ये भी याद रखिएगा। नूनिज अच्युत देवराय। तो इस तरह से विकल्प सी जो है सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इब्ने बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है वो किस नाम से जाना जाता है? रेहला। ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था किसने? एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही की विभाग की स्थापना की थी? तो एमबीटी बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर उनको मजबूत करने के लिए दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी। एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसे जो है दोस्तों स्वप्नशील या पागल और रक्त पिपासु भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो भी रणनीतियाँ बनाता था अक्सर वो फेल कर जाती थीं। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? तो दोस्तों नासिरुद्दीन को जो है चिरागे दिल्ली कहा जाता है, याद रखिएगा। निजामुद्दीन औलिया जो हैं दोस्तों इनको महबूब ए इलाही कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। महबूब ए इलाही कहा जाता है निजामुद्दीन औलिया को। और इन्होंने कहा था कि अब दिल्ली दूर नहीं है, महबूब ए इलाही। और बाबा फरीद को जो है फरीदुद्दीन गज शंकर कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं दोस्तों मोहम्मद गौरी के साथ आए थे, जिन्होंने चिश्तिया संप्रदाय या फिर परंपरा की नींव भारत में डाली थी। मोहम्मद गौरी के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? कई सवाल बनते हैं कि शाहरुख जो है सिक्का काहे का था? तो चांदी का था, याद रखिएगा। किसने चलाया था? तो बाबर ने चलाया था, याद रखिएगा। आधुनिक भारत के प्रश्नों को देखते हैं। विद्रोह दिए गए हैं दोस्तों और उनका मिलान करना है। अहोम विद्रोह दोस्तों 1828 में हुआ था। मोपला विद्रोह दोस्तों केरल क्षेत्र में हुआ था 1921 में। संथाल जो है 1857 की क्रांति से पहले हुआ था 1855-56 में। बचा कौन? बचा कोल। तो कोल विद्रोह जो है 1831 में हुआ था। विद्रोहों पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा तो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। दोस्तों ऐसे टॉपिक्स उठा रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपने इतिहास या भूगोल कतई ना पढ़ा हो, लेकिन जो मैं दे रहा हूँ यदि उसको आपने रट लिया, घोट लिया, तो समझ लीजिए कि आप भवसागर से पार हो जाएंगे, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो दे रहा हूँ उस पर भरोसा रखिए। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो दोस्तों इसमें अनुग्रह नारायण जो थे दोस्तों वो चंपारण कृषि जांच जो समिति बनाई गई थी दोस्तों। चंपारण आप सभी जानते हैं सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने वहीं पर की थी दोस्तों। तीन कठिया पद्धति को लेकर जो तीन कठिया प्रणाली थी अंग्रेजों की, जिसके तहत 3/20 भाग पर जो है खेती करना, काय की नील की,
अनिवार्य था। तो तिनकटिया पद्धति पूछ लिया जाता है, का संबंध किससे है? नील की खेती से, जबरन नील की खेती से। और किससे संबंध है उसका? दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाए तो चंपारण सत्याग्रह से संबंध है। तो अनुग्रह नारायण जो हैं इसमें शामिल नहीं थे, बाकी महात्मा गांधी, डीजे रीड और सलाई, ये तीनों लोग इसमें शामिल थे। सलाई जो थे वो अध्यक्ष थे, याद रखिएगा दोस्तों। चैनल का जब से नाम बदला है तब से जो है चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो बिना आपके सहयोग के बहुत ही कठिन काम है। तो प्लीज़ सभी लोग सहयोग बनाए रखिए, पूरा वीडियो चलाइए, देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो ये जब व्यूज वगैरह नहीं आते हैं तो थोड़ा मनोबल कम होता है, क्योंकि मशीन थोड़े हूँ भाई, आप लोगों की तरह ही हूँ। लगातार जब रिजल्ट नहीं दिखाई देता है तो निराशा तो होती ही है, लेकिन हारने वाला नहीं हूँ, लगातार करता रहूँगा। आज नहीं तो कल चीज़ें बदलेंगी। अगला प्रश्न, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी दोस्तों कहाँ? पंजाब में। याद रखिएगा कब? 1840 में। और जो इसके नेता थे वो कौन थे? जवाहर मल। जवाहर मल। और कौन था दोस्तों? राम सिंह। ये भी याद रखिएगा, राम सिंह। तो कूका हो गया पंजाब में। और मणिपुर में कौन सा था? मणिपुर में था कुकी। तो कुकी हो गया मणिपुर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय सुशासन का जनक लिट्टन को नहीं दोस्तों, लिट्टन को नहीं बल्कि रिपन को कहा जाता है। रिपन को कहा जाता है। लिट्टन लाया, रिपन हटाया। लिट्टन क्या लेके आया था दोस्तों? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया था, जिसमें प्रेस पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया था। तो इसी एक्ट को रिपन ने हटा दिया। तो लिट्टन लाया, रिपन हटाया, ऐसे याद रखिएगा। किसको लाया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया। तो रिपन दोस्तों किस लिए जाने जाते हैं? स्थानीय सुशासन, स्थानीय स्तर पर किस तरह से बढ़िया शासन किया जाए उसके लिए रिपन को जाना जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो रिपन को कहा जाता है। सहायक संधि बेलजली से संबंधित है। राज्य अपहरण की नीति या फिर हड़प नीति भी इसको कहते हैं। हड़प नीति किसके द्वारा लाई गई थी दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इसी के द्वारा दोस्तों भारत में ट्रेन की शुरुआत की गई थी 1853 में। 1848 से लेकर, जहाँ तक मुझे याद है, 1848 से लेकर 1854 तक जो है वो डलहौजी गवर्नर जनरल रहा भारत में। 1848 तो कन्फर्म है, लेकिन ये 54 वाला एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। घटनाएं दी गई हैं और उनका मिलान करना है दोस्तों क्रम के अनुसार। गांधी इरविन समझौता जो है दोस्तों 5 मार्च, गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1930 को हुआ था। ठीक है। फिर सांप्रदायिक पंचायत दोस्तों अगस्त में आया था, अगस्त 1932 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1931 में हुआ था, नवंबर था शायद। और नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। तो इन सब को जब हम लोग क्रमबद्ध करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? नेहरू रिपोर्ट 4 वाला सबसे पहले आ जाएगा। देखिए 4 वाला सबसे पहले, या तो सी या फिर डी। तो डी जो है वो पहले हो गया। 4 मतलब नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। उसके बाद पहले स्थान पर गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को हुआ था 1930 में। फिर ये हो गया, देखिए इन्हीं 2 से पूरा विकल्प आपको मिल जा रहा है। बाकी तीसरे नंबर पे क्या था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। और सांप्रदायिक पंचायत 1932 में हुआ था, अगस्त। तो ये अंत में चला जाएगा। तो इस तरह से जब मिलाएंगे तो माफ़ कीजिएगा, जो गांधी इरविन समझौता वो 30 बता दिया मैंने, 5 मार्च 1931 को हुआ था।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 को हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था दोस्तों? CR दास थे। CR दास को देश बंधु कहा जाता है। और बात यदि कर दी जाए दीन बंधु की, जो दीनों के बंधु हुआ करते थे, उनका नाम क्या था? CF एंड्रयूज। CF एंड्रयूज, ये भी याद रखिएगा। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे दोस्तों, वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के मोहनदास MKG मोहनदास करमचंद गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले को जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? MG रानाडे। ये भी याद रखिएगा। इसी को कहते हैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, MDA। अब ये सब इनकी व्याख्या में नहीं मिलने वाली हैं चीज़ें आपको। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस संदर्भ में प्रयोग किया गया था? तो जेल में गांधी के आमरण अनशन के दौरान जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको प्रयोग किया गया था। अंग्रेजों को लगा कि गांधी जी जेल में ही दम तोड़ देंगे, तो उसकी खबर को किस तरह से लोगों के बीच पहुंचाया जाए ताकि विद्रोह ना हो सके, हलचल ना मच सके। तो इसी को ऑपरेशन रूबिकॉन कहा गया। लेकिन गांधी जी गए नहीं, आगा खां पैलेस में जो है आमरण अनशन पर बैठ गए थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। समाचार पत्र दिए गए हैं और उनके लेखक या संपादक दिए गए हैं। यंग इंडिया दोस्तों बूढ़े आदमी ने लिखा, किसने? महात्मा गांधी ने। न्यू इंडिया की बात कर दी जाए तो वो किसने लिखा? लेडी ने। कौन? एनी बेसेंट ने लिखा न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ भी इन्हीं का समाचार पत्र है। कॉमनवेल्थ किसका? एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, उस पर पूरी एक वीडियो दे दी गई है, उसको देख लीजिएगा। समस्त कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन वहीं से कवर हो जाएंगे। समाचार। अच्छा, केसरी की बात करें तो केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक का है। केसरी किस भाषा में है ये भी पूछ लिया जाता है, मराठी भाषा में है। इन्होंने 2 समाचार पत्रों का संपादन किया था, केसरी और दूसरा था मराठी। तो मराठी भाषा में नहीं था, मराठी जो था वो अंग्रेजी भाषा में था, इंग्लिश में था, याद रखिएगा। मिरातुल अखबार के लेखक दोस्तों राजा राम मोहन राय थे, जिनको पुनर्जागरण का जनक या पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है भारत में, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 में। यंग इंडिया हो गया, केसरी हो गया। समाचार दर्पण बचा है दोस्तों। समाचार दर्पण जो है JC मार्शमैन के द्वारा संपादित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? मेजर जनरल शाहनवाज खान भी जुड़े थे, प्रेम सहगल भी जुड़े थे, शौकत अली जुड़े थे। जुड़ा कौन नहीं था दोस्तों? मेजर करतार सिंह भी जुड़े थे। तो इसमें सभी विकल्प सही हैं। अब पूछ रहा है कौन सा नहीं जुड़ा था, तो सही उत्तर नहीं दिया जा सकता, लेकिन आयोग ने जो है उत्तर इसका D माना है। मेजर करतार सिंह इससे नहीं जुड़े थे। खैर, विवादित प्रश्नों को आयोग रिपीट नहीं करता है, लेकिन यदि करे भी तो हमको D ही करके आना है, याद रखिएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता। अगस्त प्रस्ताव दोस्तों 16 अगस्त 1932 में आया था। पूना समझौता दोस्तों 24 सितंबर 1932 में हुआ था। देखिए, अगस्त वाला अगस्त हो गया, पूना समझौता सितंबर में हो गया। और दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो नवंबर 1932 में हुआ, याद रखिएगा। अब तृतीय है तो यहाँ 3 नहीं होगा, तृतीय है तो अंत में 2 होगा। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और सांप्रदायिक निर्णय की बात करें दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव दोस्तों 1932 में नहीं हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त को हुआ था, 8 अगस्त 1940 को, तो ये सबसे बाद में जाएगा। सांप्रदायिक निर्णय दोस्तों ये हुआ था 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1932 को हुआ था सांप्रदायिक निर्णय। इसी के बाद पूना समझौता हुआ था, याद रखिएगा 24 सितंबर 1932 को। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है।
जब हम इनको सही से अरेंज करेंगे तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932 को लिया गया। इसी पर पूना समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को, अगले महीने। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ और अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 में लाया गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों भूगोल की तरफ। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। और जहाँ तरंगें पैदा होती हैं दोस्तों उसको भूकंप मूल। और जिस स्केल का इस्तेमाल किया जाता है भूकंप नापने के लिए उसको क्या कहते हैं? रिक्टर पैमाना। ये भी याद रखिएगा, रिक्टर पैमाना। और दोस्तों जो तुर्की में भूकंप आया था वहाँ पर भारत ने अपना बचाव दल भेजा तो उसका ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन दोस्त। ये भी याद रखिएगा, करंट अफेयर्स में आपको कराया है। अब दोस्तों जनजातियाँ दी गई हैं और संबंधित पहाड़ियाँ दी गई हैं और राज्य दिए गए हैं। गारो पहाड़ियाँ मेघालय में, कोल्लई मलाई पहाड़ियाँ दोस्तों, ये अलाई मलाई जहाँ हो तो समझ लेना कोई दक्षिण का राज्य है। तो यहाँ पर दक्षिण राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत का तमिलनाडु। तो इसको यहाँ से मिला दो, संभवतः आपको उत्तर मिल जाएगा। और बचा कौन? मिसमी या मिरी जो जनजातियाँ हैं वो अरुणाचल प्रदेश में हैं, डालमा झारखंड में है। मिरी जनजाति जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। और दोस्तों एक और जनजाति अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होता है, अरुणाचल प्रदेश में ला होता है ना, तो एक डफला जनजाति होती है, वो कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे ही एक होती है डफरा या डाफर। डफरा जनजाति जो है वो दोस्तों गुजरात में होती है। गुजरात में रा होता है इसलिए रा यहाँ पर है। रा वाला गुजरात में हो जाएगा, ला वाला अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो अब कन्फ्यूज मत होइएगा। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 9 है, याद रखिएगा। 9 राज्य जो हैं तटीय राज्य हैं। कौन कौन से? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्रा, पश्चिम बंगाल। और सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो थारू जो है दोस्तों तराई क्षेत्र में निवास करती है उत्तर प्रदेश के। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2-3 जनजातियां रहती हैं जिनमें गोंड जो है दोस्तों गुड कंडीशन में है। गुड कंडीशन बोले तो ये सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है यूपी में। तो गोंड पहले नंबर पे है यूपी में। पूछ लिया जाए सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है यूपी की, तो गोंड, जो कि गुड है, गुड कंडीशन में है। कौन? गोंड। अब नहीं भूलेंगे। गोंड के बाद खरवार, और खरवार के बाद जो है दोस्तों ये कौन सी आ गई है? खरवार के बाद थारू आ गई है। थारू जनजाति जो है दोस्तों दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है, याद रखिएगा। मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। जी हाँ दोस्तों, मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है क्योंकि कारण दिया गया है मृत्तिका में रंध्रावकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। यही गलत है दोस्तों। रंध्रावकाश जितने छोटे होंगे उतना ही जल धारण करने की क्षमता अधिक होगी। आप चिकनी मिट्टी को अपने यहाँ उठा के देखिएगा, बहुत ही कम, एकदम ऐसा लगता है कि मलाई उठा ली हो। तो रंध्रावकाश बहुत छोटे हैं, मतलब बहुत चिकनी महसूस होती है, तो उसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो इस तरह से कारण तो गलत हो जाएगा लेकिन कथन ठीक है। तो उत्तर क्या सही हो जाएगा? विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम। अभी आपको बताया मृत्तिका मतलब चिकनी मिट्टी जिसमें रंध्रावकाश बहुत छोटे होते हैं, पहले स्थान पे आ जाएगा। फिर आ जाएगा गाद और अंत में आ जाएगा बालू जो रबेदार होती है। तो विकल्प कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ए।
अब जो है दोस्तों परियोजनाएं दी गई हैं और नदियां दी गई हैं। दुलहस्ती परियोजना जो है दोस्तों चिनाब नदी पर है, गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है, और एक और है जवाहर सागर परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना। ये तीनों परियोजनाएं गांधी, जवाहर और राणा, ये तीनों चंबल नदी पर हैं। उकाई परियोजना जो है दोस्तों तापी नदी पर है, और तवा परियोजना जो है तवा नदी पर है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है दोस्तों? तो धारवाड़ समूह जो है धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है, याद रखिएगा। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। चुक्की माटा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? अब याद रखना, चिक्की माटा बोले तो चक्की का आटा। चक्की के आटे की क्या होती है? रोटी। रोटी कहाँ पड़ती है? तवे पर। और चिक्की का मतलब चिली, ठीक है। रोटी काय से खाओगे? चिली से खाओगे, मतलब हरी मिर्च से खाओगे तो थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। तो चक्की का आटा तवे पर बोले तो तावा। चिक्की का आटा जो खान है दोस्तों वो तावे के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ स्थित है? चिली में स्थित है, याद रखिएगा। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। घास के मैदान दिए गए हैं और क्षेत्र दिए गए हैं, देश दिए गए हैं। तो डाउन मैप जब देखेंगे तो सबसे डाउन में क्या है? नीचे ऑस्ट्रेलिया नीचे लटका हुआ है। तो डाउन्स कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। बेल्ट जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं घास के मैदान। पुस्टैज जो है दोस्तों वो हंगरी में पाए जाते हैं। बचा कौन? पंपाज जो है दोस्तों अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। तो इस तरह से जब मैच कराएंगे तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम क्या होगा? तो आपको पहले भी बताया है। होकाइडो सबसे उत्तरी हो गया है, होकाइडो, फिर होन्शु, फिर क्यूशु और फिर शिकोकू। तो सबसे दक्षिणी कौन हो गया? शिकोकू। तो इस तरह से विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। क्यूशु दोस्तों सबसे नीचे आ जाएगा, याद रखिएगा। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है दोस्तों होन्शु है, जो कि दूसरे स्थान पे है ऊपर से, होन्शु। जनसंख्या और नगरीकरण देख लेते हैं दोस्तों। इस पर एक पूरी वीडियो आपको एग्जाम से पहले उपलब्ध कराऊंगा, इस पर और कृषि पर, जिसमें विभिन्न प्रजातियां और उत्पादन वगैरह सब सिमटे रहेंगे। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन है? तो जन्म नियंत्रण, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी दोस्तों? तो राजस्थान में न्यूनतम थी, याद रखिएगा। यूपी में महिला साक्षरता कितनी है? 57। और यूपी की साक्षरता कुल कितनी है? 67। और यूपी में पुरुषों की साक्षरता कितनी है? 77। इस तरह से याद रखिएगा। नीचे से ऊपर के लिए बढ़ते जाइएगा और +10 करते चले जाइएगा। ये ट्रिक है दोस्तों, कभी नहीं भूलेंगे। पॉइंट वाला आप कर ही लेंगे, कुछ पॉइंट में है, पॉइंट ज़्यादा जरूरी नहीं याद रखना, मोटा माटी याद कर लीजिए। तो 10 जोड़ते चले जाइए, नीचे से शुरू करिए। महिलाओं को निम्नतर दर्जा प्राप्त है, क्योंकि हम पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं, तो महिलाओं की स्थिति समाज में नीचे है। तो नीचे महिलाएं, बीच में जो है ओवरऑल महिला पुरुष दोनों की साक्षरता बोले तो 67, और ऊपर जो है पुरुष जो कि डोमिनेंट रहता है उसकी 77 है, ऐसे याद रखिएगा। तो ये उत्तर प्रदेश की साक्षरता हो गई, जिसमें आपको पूरी तरह से याद हो गया होगा। तो राजस्थान में सबसे कम थी साक्षरता। सबसे अधिक साक्षरता, महिला साक्षरता कहाँ है दोस्तों? केरल में, याद रखिएगा। सबसे कम महिला साक्षरता बिहार में है। चाहे महिला की बात हो चाहे पुरुष की हो, दोनों में बिहार में सबसे कम है। वहीं चाहे महिला की बात हो चाहे पुरुष की हो, सर्वाधिक साक्षरता केरल में है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? या फिर पूछ लिया जाता है कि किस राज्य की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई? तो दोस्तों नागालैंड।
NL बोले तो नागालैंड। यहाँ पर मात्र -0.6% मतलब नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। याद रखिएगा, ये आंकड़ा भी याद रखिएगा 0.6%। यदि वृद्धि की बात करें दोस्तों तो मेघालय में हुई है, ये भी याद रखिएगा, मेघालय में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक अधिक थी? तो दिए गए विकल्पों में दोस्तों मणिपुर में साक्षरता सर्वाधिक थी, याद रखिएगा। इस तरह के प्रश्नों को सीधे याद कर लीजिएगा ताकि यदि रिपीट कर लिए जाएं तो आप गलत ना करें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है? तो 31.2%। तो सही वाला विकल्प बी हो जाएगा। नगरीय जनसंख्या कितनी है? 31.2%। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के आधार पर निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था या उच्चतम था? तो बिहार था, 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व दोस्तों 17 है, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। ये आंकड़ा भी याद रखिएगा, 17 और 1106 वाला। दूसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। जनगणना के आधार पर बताना है कि नगरीकरण का अवरोही क्रम क्या है दोस्तों। तो सर्वाधिक नगरीकरण दोस्तों यदि प्रतिशत में पूछा जाए तो सर्वाधिक नगरीकरण वाला जो राज्य है वो गोवा है, याद रखिएगा। और यदि जनसंख्या में पूछा जाए तो सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। दूसरे स्थान पर यूपी है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है, चौथे स्थान पर गुजरात है, याद रखिएगा। तो गोवा पहले स्थान पे है। तो इसमें हमको व्यवस्थित करके बताना, चूँकि प्रतिशत में नहीं पूछा गया तो महाराष्ट्र पहले स्थान पे हो जाएगा। गुजरात अभी आपको बताया तीसरे स्थान पे है, तो महाराष्ट्र के बाद गुजरात होना चाहिए। पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र के बाद दिखा रहे हैं। तो 3 वाला आप देखिए, 3 अगर पकड़ ले रहे हैं, महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, तो इसी से आपको उत्तर मिल जा रहा है। महाराष्ट्र गुजरात नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम। खैर इसको अलग से करा देंगे दोस्तों, कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे भी, और इसमें भी मुझे लग रहा है ठीक से नहीं दिया। लेकिन आपको जो मैंने अभी ऊपर बताया प्रतिशत और जनसंख्या की दृष्टि से, उसको आप रट लीजिएगा, क्योंकि वहीं से आपको उत्तर मिल रहा है, व्याख्या देखने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग घटना चक्र का पूर्वालोकन लगाने से डरते हैं वो अपने पढ़ने के तरीके को बदलें, व्याख्या को देखना छोड़ दें। जब ज़्यादा समय हो तभी देखें और मूड हो तभी, नहीं तो ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन को पढ़ना, उसको छाप लेना दिमाग में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता कितनी थी दोस्तों? तो 42.6%, याद रखिएगा। और जो 10 लाखी नगर हैं भारत में, उनकी संख्या कितनी है? 53, ये भी याद रखिएगा। और इनमें अगर पूछ लिया जाए यूपी में कितने, तो 7। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगरीय जनसंख्या है, याद रखिएगा। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में दूसरे स्थान पे है? तो मिजोरम। याद रखिएगा, साक्षरता और नगरीकरण दोनों। पहले स्थान पे कौन है? केरल। दोनों ही मामले में साक्षरता और नगरीकरण। दूसरे स्थान पर मिजोरम। अच्छा फैक्ट है, रट जाइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 11 के बीच कितनी वृद्धि हुई है? तो 11.4% की वृद्धि हुई है। इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? दिए गए विकल्पों में गाजियाबाद की साक्षरता दर जो है सर्वाधिक हो जाएगी। और यदि बात करें सभी जिलों में किसकी ज़्यादा है, तो दोस्तों सर्वाधिक शिक्षित कौन थे यूपी में? गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध नगर, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक साक्षरता है, याद रखिएगा। सबसे कम साक्षरता कहाँ है? श्रावस्ती में, ये भी याद रखिएगा। सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है? कानपुर। इसको लेके डाउट है मुझे, इसको छोड़ देते हैं। श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता, सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में, GVN। और गौतम बुद्ध नगर में ही दोस्तों नोएडा और ग्रेटर नोएडा हैं, याद रखिएगा। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। एक बार यह प्रश्न पूछा गया है, कई बार आपको करंट अफेयर्स में भी बताया है। अब राज्य व्यवस्था से सवालों को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 17 सभी को पता होगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? लिंग, स्थान, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता की बात करता है, जो रोजगार वगैरह हैं उनमें। अनुच्छेद 14 जो है दोस्तों विधि के समक्ष समानता की बात करता है। तो इस तरह से विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखिएगा न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 हो सकती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बोले तो CBI की स्थापना 1963 में हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में। भ्रष्टाचार निरोधक कानून दोस्तों 1985 में। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 2000 में ना होकर दोस्तों 1956 में हुई थी। और 1956 में और काय की स्थापना हुई थी? LIC की। तो इस तरह से विकल्प डी सही उत्तर होना चाहिए। 1956 में भ्रष्टाचार निरोधक कानून भी दोस्तों इसमें गलत दिया है, 1985 में ना होकर इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। बाकी CBI और केंद्रीय सतर्कता आयोग दोनों ठीक हैं। कैसे याद रखना केंद्रीय सतर्कता आयोग को? सतर्कता मतलब चौकन्ना, सतर्क होना मतलब चौकन्ना। चौकन्ना में चौ आता है और 64 में भी चौ आता है, दोनों को जोड़ के रट लीजिएगा, कभी भूलेंगे नहीं। 1964। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967, जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी दोस्तों। लोकपाल केंद्र में होता है, लोकायुक्त राज्य में होता है। तो प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें दोस्तों, तो जो पहला गठित किया गया था वो 1966 में गठित किया गया था, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। बाद में दोस्तों हनुमंत थैया जो हैं दोस्तों इसके अध्यक्ष बन गए, ये भी याद रखिएगा। मोरारजी देसाई पहले अध्यक्ष थे, बाद में इसी के अध्यक्ष कौन बन गए? हनुमंत थैया। 1966 में पहला गठित किया गया था। दूसरा कब गठित हुआ था? 2005 में, ये भी याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये भी पूछ लिया जाता है। बीरप्पा मोइली ने की थी, बीरप्पा मोइली ने। बात करें लोकायुक्त की दोस्तों, तो यूपी में पहले लोकायुक्त जो हैं दोस्तों वो कौन थे? विशंभर दयाल थे। यूपी में जो लोकायुक्त है उसका कार्यकाल 8 वर्ष होता है, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में यूपी के लोकायुक्त कौन है दोस्तों? पूर्व CJI संजय मिश्रा, ये भी याद रखिएगा भैया, पूछा जा सकता है। संजय मिश्रा जो हैं लोकायुक्त हैं। अब ये सब चीज़ें इनके तो आपको इनकी व्याख्या में तो मिलने से रहीं। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर है? तो दोस्तों साक्षरता दर और नगरीकरण के मामले में मिजोरम। नगरीकरण के मामले में पहले स्थान पर गोवा है, दूसरे स्थान पर मिजोरम है, याद रखिएगा।
ये प्रतिशत की बात हो रही है, अभी आपको ऊपर भी बताया है। वहीं बात करें साक्षरता की तो अभी आपको ऊपर बताया है यही कि केरल के बाद दूसरा स्थान है किसका, मिजोरम का, साक्षरता में, मिजोरम में। तो इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। ये वही प्रश्न रिपीट हो गया है, वही पेपर रिपीट हो गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 2 बार पेज रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न 50वां देखते हैं। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वो कौन कौन से थे दोस्तों, दिल्ली और पुदुचेरी। आप सभी को पता है राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 54 में है। ठीक है, आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल का प्रावधान है। इसमें दोस्तों सभी राज्यों के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं निर्वाचित, याद रखिएगा, वो लिए जाते हैं निर्वाचक मंडल में। इसके साथ ही लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और इसके साथ ही जो दिल्ली और पुदुचेरी हैं, दिल्ली प्लस पीडी, पुदुचेरी पीडीसी, इनके निर्वाचित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं इसमें शामिल किए जाते हैं, याद रखिएगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 D3 में किया गया है, सही है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, गलत दोस्तों। दूसरे वाले का संबंध इससे है ये नहीं, तो विकल्प कथन 1 सही है। और जब कथन 1 को देखेंगे तो केवल और केवल विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया? जी नहीं दोस्तों, इसके लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ था। एसएस का मतलब संविधान संशोधन, और जिसके तहत भाग 9A जोड़ा गया था, याद रखिएगा। तो पंचायतों के लिए 73वां संविधान संशोधन, भाग 9, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं के लिए है, और भाग 9A जोड़ा गया था, याद रखिएगा। तो इस तरह से केवल कथन 1 सही है, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है दोस्तों, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है, तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो दोस्तों वर्तमान के जो आंकड़े हैं आपको आर्थिकी में कराए भी हैं। सर्वाधिक चावल का उत्पादन वेस्ट बंगाल करता है, दूसरे स्थान पर यूपी है, तीसरे स्थान पर पंजाब है। गेहूं की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन जो है दोस्तों, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कौन कर रहा है? यूपी, दूसरे स्थान पर एमपी, तीसरे स्थान पर पंजाब। तो पंजाब दोनों में तीसरे स्थान पे है। तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पे प्रति हेक्टेयर की बात की गई तो पंजाब हो जाएगा दोस्तों। प्रति हेक्टेयर के मामले में पंजाब सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। कृषि दी गई है और सर्वाधिक उत्पादक राज्य, चाय जो है दोस्तों असम में, जूट जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल हो जाएगा, गन्ना जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, रबर जो है वो केरल हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? नेफेड सम्मिलित है दोस्तों, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन भी संबंधित है दोस्तों। और बात करें MMTC की तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है मिनरल्स एंड मेटल, MMTC, मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेड कोऑपरेशन कॉरपोरेशन
MMTC, ये दोस्तों मिनरल्स और मेटल्स का व्यापार कराता है। नेफेड जो है दोस्तों कृषि के विपणन से संबंधित है, कृषि क्षेत्र के जो उत्पाद होते हैं उनके विपणन से संबंधित है। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है नेशनल, नेफेड, NAFED, इस तरह से होता है। इसमें NA का मतलब होता है नेशनल, ऐसा ही मतलब नाबार्ड में NA का होता है। तो नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, याद रखिएगा फुल फॉर्म इसकी पूछ ली जाती, मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन इंडिया लिमिटेड होता है दोस्तों। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। तो देखिए नेशनल और फेडरेशन, अंत में फेडरेशन रहेगा, शुरुआत में नेशनल रहेगा, इन्हीं दो शब्दों से उठा के नेफेड बना दिया गया। ऐसे ही दोस्तों ट्राइफेड होता है, ट्राइफेड, ये जो है दोस्तों जो ट्राइब्स हैं भारत के, उनके द्वारा जो भी सामान बनाया जाता है उसके निर्यात को प्रोत्साहित करता है। तो नेफेड की स्थापना दोस्तों 1958 में हुई थी। 1958 में और किसकी स्थापना हुई थी? DRDO की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। 1958 में नासा की भी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। 1956 में LIC की स्थापना हुई थी और 1956 में ही अभी आपको बताया ED की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ें एक साथ पढ़ते चलिए तो भूलेंगे नहीं। तो इसमें इफ़को जो है दोस्तों, इफ़को की स्थापना 1967 में हुई थी। इसकी भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। इसका काम क्या था? किसानों की आय को बढ़ाना। कैसे? फसल में अधिक से अधिक उर्वरक और ये सब इस्तेमाल करने के तौर तरीके बताकर और उनको फर्टिलाइज़र वगैरह प्रदान करके कम कीमतों में। याद रखिएगा आजकल खाद वगैरह इफ़को की आती है और इसके और भी उत्पाद आते हैं पेस्टिसाइड में। अगला प्रश्न, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं? तो दलाल जो है सट्टेबाज नहीं है, बाकी तेजड़िया, मंदड़िया और स्टैग तीनों शामिल हैं, याद रखिएगा। विज्ञान के प्रश्नों को देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? विद्युत मोटर और डायनमो। दोस्तों आपने देखा होगा दोनों के बीच में एक यंत्र होता है, एक डिवाइस होती है छोटी सी, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, याद नहीं आ रहा है, आर्मेचर। ये जो है दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड के बीच घूमता है और जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच घूमता है, कोई कुंडली घूमती है तो विद्युत पैदा हो जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है उससे प्रेरणा पाकर विद्युत पैदा हो जाती है, इसी को कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। तो डायनमो में भी यही होता है, विद्युत मोटर में भी यही होता है। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है, डायनमो जो है दोस्तों वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। ये भी पूछ लिया जाता है क्योंकि डायनमो को घुमाया जाता है यंत्र के माध्यम से। ट्रैक्टर वगैरह में लगा होता है, जो ट्रक वगैरह होते हैं उसमें लगा होता है और इंजन की बेल्ट चढ़ी रहती है, उससे घूमता है और घूमने के बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण के माध्यम से बिजली पैदा होती है और बैटरी चार्ज होती है। विद्युत मोटर में क्या होता है दोस्तों? विद्युत मोटर जो है दोस्तों वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कैसे दोस्तों? आपको पता है विद्युत मोटर को बिजली से चलाते हैं और बगल में चक्की जोड़ दी तो गेहूं से आटा पिसने लगता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है क्या? विद्युत ऊर्जा। तो इस तरह से C और D दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझे होंगे। आपने अपने मोहल्ले में देखिएगा कि किस तरह से चक्की जो है मोटर से चलती है। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो बहुत आसान सा प्रश्न है। केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है दोस्तों। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात आप सभी जानते हैं। जो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं? 12 mv/2। क्योंकि दो पिंडों की बात हो रही, दो वस्तुओं की बात हो रही, तो एक का तो ये हो गया, दूसरे का क्या हो जाएगा? 12
B2 स्क्वायर, हाफ एम से हाफ एम कट गया, बचा कौन, B1 स्क्वायर अपॉन B2 स्क्वायर, B1 स्क्वायर अपॉन B2 स्क्वायर इक्व टू क्या है दोस्तों 4/9। यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तो 4 का कितना आ जाएगा 2 और 9 का कितना आ जाएगा 3। तो जो बेग हैं दोस्तों उनके बेगों का अनुपात कितना हो जाएगा 2:3। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ गए होंगे। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर हल किया है। ऊष्मा की इकाई निम्न में से कौन नहीं है दोस्तों, तो सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है, यह टेम्परेचर की इकाई है, आप सभी को पता है। अर्ग जो है ऊष्मा की ही इकाई है, लेकिन ये CGS पद्धति में है, ना कि SI पद्धति में है। बाकी कैलोरी जूल दोनों SI पद्धति में ऊष्मा की इकाइयाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है दोस्तों, तो ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर जब आपने धान की रोपाई की होगी तो रोपाई के बाद ब्यूटाक्लोर को लोग छिड़कते हैं ताकि घास पैदा ना हो, तो इसी को कहते हैं शाकनाशी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं है, मतलब बैक्टीरिया वगैरह के माध्यम से जो अपघटित हो जाए उसको जैव निम्नीकृत कहा जाता है। तो सेलुलोज भी हो जाएगा, प्रोटीन भी हो जाएगा, स्टार्च भी हो जाएगा, लेकिन PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि पॉलीथीन बनाने में इस्तेमाल होता है वह जैव निम्नीकृत नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइड है, कॉपर का सिनेबार नहीं है दोस्तों, सिनेबार जो है दोस्तों पारा का अयस्क है, याद रखिएगा। जिंक का कैलामाइन, आयरन का हेमेटाइट है, याद रखिएगा। तो इस तरह से बी वाला जो विकल्प है वो सही नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है किसका, आयोडीन का। विकल्प ए सही उत्तर है। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है, जल की उपस्थिति आवश्यक है और CO2 की उपस्थिति आवश्यक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, याद रखिएगा। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अमरबेल तना परजीवी होती है, आपने सभी ने देखा होगा। अमरबेल जो पीली पीली होती है, जो एक पौधे की जड़ से शुरू होती है और पूरे पौधे पर फैल जाती है, धागे नुमा संरचना होती है इसकी। चंदन जड़ परजीवी होता है। आर्किड जो है दोस्तों अधिपादप होता है। घटपर्णी जो है दोस्तों जलोद्भिद नहीं होते हैं, याद रखिएगा। घटपर्णी जलोद्भिद नहीं होते हैं। घटपर्णी दोस्तों कीटभक्षी होते हैं, कीड़े को खा लेते हैं। और जो घटपर्णी जो है दोस्तों कीटभक्षी ये दोस्तों नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्रों में पैदा होते हैं। घटपर्णी जो पौधा है कीटभक्षी पौधा है। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनको इंग्लिश में नेफेंथिस कहते हैं। निम्नलिखित हार्मोनों में कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है दोस्तों, तो एस्ट्रोजन जो है वो स्त्रीलिंग हार्मोन है। एक और हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, ये लिंग हार्मोन होते हैं दोस्तों। प्रोजेस्टेरॉन भी स्त्रीलिंग हार्मोन है। यदि पूछ लिया जाए कि पुरुष हार्मोन कौन सा है, तो पुरुषों में दोस्तों टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिस होते हैं जिनको वृषण कहते हैं। तो वृषण को इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। तो इसी से बना टेस्टेस्टेरॉन। तो जो पुरुष हार्मोन है वो कौन सा है, टेस्टेस्टेरॉन, याद रखिएगा। विटामिन दिए गए हैं और उनके रोग दिए गए हैं। विटामिन डी से सूखा रोग होता है इसकी कमी से। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आना होता है, इसको स्कर्बी भी कहते हैं। और दोस्तों इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा। एस्कॉर्बिक और स्कर्बी दोनों में समानता महसूस हो रही है, इस तरह से जब जोड़ेंगे तो भूलेंगे नहीं। विटामिन ए की कमी से गठिया नहीं होता, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, रतौंधी, याद रखिएगा। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, रेटिनॉल। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी
बेरी, याद रखिएगा। तो इस तरह से विकल्प डी, विकल्प सी सही उत्तर नहीं है। गठिया जो है दोस्तों हड्डियों में यूरिक एसिड की अधिकता से हो जाता है, याद रखिएगा, जिससे दर्द होने लगता है हड्डियों में। और विटामिन ए की कमी से आपको बताया ही है रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1 का नाम थायमिन होता है। विटामिन ए का रेटिनॉल बता ही दिया है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है और सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। 70 देख लीजिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्लोरोमाइसेटिन दोस्तों टाइफाइड नासी है, आप सभी को पता है। टाइफाइड जो है दोस्तों साल में नोला नामक जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से होता है, जो कि आंत में पनपता है। ये भी याद रखिएगा, दूषित जल से होने वाला रोग है टाइफाइड। लंबा इलाज चलता है 20-21 दिन का। तो दोस्तों इसमें जो है जो दवा दी जाती है उसका नाम है क्लोरोमाइसेटिन, याद रखिएगा, टाइफाइड नासी। इसके लिए जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं विडाल टेस्ट। 200-250 रुपये जाते हैं इसके। क्रिस्टल वायलेट जो है दोस्तों प्रतिरोधी होता है, एंटीसेप्टिक होता है। क्विनोन जो है दोस्तों कुनैन के पौधे से, कुनैन की छाल से प्राप्त की जाती है। ये मलेरिया रोधी दवा है, याद रखिएगा। और एस्पिरिन जो है दोस्तों निश्चेतक नहीं है बल्कि पेन किलर है, दर्द निवारक है, याद रखिएगा एस्पिरिन। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है लगभग दोस्तों 5000 ml, क्योंकि दोस्तों व्यक्ति का जितना वजन होता है उसके कुल भार का 7% उसका रक्त होता है। तो 70 का 7% निकालेंगे तो 4.9 किलोग्राम हो गया, जिसको मिलीलीटर में बदलेंगे तो 5000 हो जाएगा लगभग। तो इस तरह से विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है दोस्तों? तो पेप्सिन जो है दोस्तों प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं, याद रखिएगा, बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं इनको, बैक्टीरियोफेज। ये दोस्तों विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को खाते हैं, ठीक है, उनको संक्रमित करते हैं। तो पहला कथन सही है। जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों दूसरा वाला भी ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहते हैं? गाश्मीर रेशम कहते हैं। पिछली बार भी आपको बताया है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। फसलें दी गई हैं, उनकी प्रजातियां दी गई हैं। सरसों की जो प्रजाति है उसको बरुणा कहा जाता है, मटर को सपना कहा जाता है, और सूर्या जो है दोस्तों अलसी की प्रजाति ना होकर सूर्या जो है सूर्य की तरह क्या चमकता है? पपीता, पीला पीला पपीता। तो सूर्या जो है पपीते की प्रजाति है, याद रखिएगा, पपीते की प्रजाति का नाम है। मूंगफली की प्रजाति कौशल। मूंगफली को दोस्तों गरीबों का काजू कहा जाता है, और काजू नट्स वगैरह जो हैं दोस्तों गरीबों का, ये दिमाग बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। इनमें ओमेगा 3 वगैरह जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो काजू जो है गरीबों का, माफ़ कीजिएगा, मूंगफली गरीबों का काजू है। काजू क्या बढ़ाता है? कौशल को बढ़ाता है। कौशल कैसे बढ़ता है? जब दिमाग तेज होता है। तो कौशल जो है मूंगफली की प्रजाति है। तो इस तरह से जोड़ के याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है। कथन सही है दोस्तों। गेहूं की जो बाली होती है उस बाली के किनारे पर छोटी छोटी गेरुए कलर की कुछ रंग सा लग जाता है दोस्तों, उससे जो है बाली पोंजी होने लग जाती है, मतलब उसमें जो दूध बनता है वो पर्याप्त नहीं बन पाता है, और इस तरह से अंततः उसका जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। तो गेरुई गेहूं में पाया जाता है। कैसे याद रखना है? गेहूं में भी गे है और गेरुई में भी गे है, दोनों को जोड़िएगा, दोनों का बिहा करा दीजिएगा, भूलेंगे नहीं। अगैती झुलसा आलू में पाया जाता है, और पूछ लिया जाता है पिछैती झुलसा। पिछैती झुलसा,
पिछैती झुलसा। दोस्तों इस तरह से बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। पिछैती झुलसा दोस्तों ये आलू का पत्ता हो गया। इस पर जब आगे से झुलस जाए पत्ता, आप देखिएगा खेतों में जाके, जब आगे से झुलसना शुरू करे तो इसको कहते हैं अगैती झुलसा, और जब पीछे से झुलसना शुरू करे या फिर कहीं बीच से झुलसना शुरू करे तो उसको कहते हैं पिछैती झुलसा। तो अब परीक्षा में आए अगैती झुलसा या फिर पिछैती झुलसा किस फसल में पाया जाता है, तो आलू में पाया जाता है। झुलसा मतलब जैसे जो उसका पत्ता है, आलू का जो पौधा है उसको आग दिखा दी जाए, मतलब तपा दिया जाए तो झुलस जाएगा। ठीक वैसी ही स्थिति इस रोग से हो जाती है। झूठ कंड या फाल्स स्मट कहते हैं दोस्तों, इसको हिंदी में कंडुआ भी कहते हैं, और हमारे यहाँ कंडुआ को मूर्ख व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि फलाना व्यक्ति बहुत बड़ा कंडुआ आदमी है। तो कंडुआ जो है दोस्तों एकदम पोंजा टाइप का होता है, ये धान में होता है। फाल्स स्मट इसको कहते हैं। देखिए यहाँ पर नाम अंग्रेजी वाला देखिए, झूठा। फाल्स मतलब झूठा। जौ में नहीं पाया जाता दोस्तों, ये धान में पाया जाता है। धान की जो बाली होती है दोस्तों, उस बाली पर गेंदनुमा संरचना लग जाती है इस तरह से। तो धान का जो धान होता है दोस्तों, उसका वृद्धि और विकास रुक जाता है और इस तरह से उत्पादन कम हो जाता है। तो इस तरह की गेंदें बाली में लग जाती हैं जो काले कलर की या भूरे कलर की होती हैं, तो उसी को कहते हैं कंडुआ, कंडुआ रोग कहते हैं, या फिर फाल्स स्मट भी कहते हैं, या फिर झूठ कंड भी कहते हैं। तो विकल्प सी सही उत्तर नहीं है, मतलब विकल्प बी जो है सही नहीं है। तो इस तरह से सही उत्तर सी ही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। खैरा ये भी धान में ही होता है दोस्तों। खैरा धान की पत्ती होती है। इस समय धान की फसल तैयार है दोस्तों। धान की फसल में जाके देखिएगा, कुछ ऐसे खेत होंगे जिनकी पत्तियाँ, धान की जो पत्तियाँ दोस्तों वो पीली पीली बीच में पड़ गई होंगी, कहीं पर पीली तो कहीं पर कत्थई, इस तरह के धब्बे पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो इसी को कहते हैं खैरा रोग। तो खैरा रोग जो है दोस्तों धान का रोग है, याद रखिएगा। अब इसका जाके प्रयोग भी कर लीजिएगा खेतों में, तो कभी भूलेंगे नहीं। लाइफाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लाइफाई का विस्तृत रूप लाइट फिडेलिटी है, याद रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, लाइफाई इस तरह से पूछी जाती। क्या है? लाइट फिडेलिटी। इसका सफल परीक्षण 2018 में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किया था, सही है। लाइफाई जो है 10 GB पर सेकेंड डेटा को 1 किलोमीटर परिधि में भेज सकता है, यह कथन भी सही है। इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है, यही सही नहीं है। इसका क्रियान्वयन जो है लेड बल्बों के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। तो विकल्प डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही सही नहीं है। ट्राई निम्नलिखित, ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हो रही है, किस क्षेत्र का नियामक संस्था है दोस्तों? तो दूरसंचार की। इसके लिए नियम और विनियम तैयार करता है और नियंत्रण करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि कोई ना कोई चेतावनी ये भेज देता है। ट्राई दूरसंचार मंत्रालय के अधीन काम करता है। 1997 में एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ये भी याद रखिएगा। पर्यावरण से सवाल पूछ लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और राज्य दिया गया है। बेतला जो है झारखंड में है। सिरोही जो है दोस्तों मणिपुर में है। सिरोही सिर पर मणि, ठीक है। सोहे मणि जो है कहाँ सोती है? सिर पर। तो सिरोही मणिपुर में है नेशनल पार्क। गुइंदी जो है, गुइंदी तमिलनाडु में है। इंतानकी जो है वो नागालैंड में है। तो इस तरह से जब मिलाएंगे तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जैव मंडल दोस्तों, जहाँ पर जल, थल और वायु तीनों मंडल मिलते हैं उसी को जैव मंडल या जीव मंडल कहते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम होता है, याद रखिएगा। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्राथमिक उत्पादकता स्वपोषी स्तर पर होती है। जहाँ पर ऐसे पौधे होते हैं जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, उन्हीं को स्वपोषी कहते हैं। तो कथन एक सही है।
द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। दूसरा जो स्तर होता है दोस्तों वो परपोषियों का होता है, मतलब ये जो हैं पहले मतलब स्वपोषियों को खाते हैं, ठीक है। तो जो दूसरा स्तर हो गया उसी को द्वितीयक उत्पादकता वाला स्तर कहा जाता है। तो दोनों कथन सही हैं, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, यूपीपीसीएस में रिपीट हुआ था। तो घटती है दोस्तों एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में। और दोस्तों कितनी संचित होती, 10% ही संचित होती है। और यह जो नियम है 10% का, यह किसने दिया था, लिंडमैन ने। ये भी याद रखिएगा, लिंडमैन ने। अब पूछ लिया जाए कि ऊर्जा का 10% का नियम जो है वो किसने दिया था, तो लिंडमैन ने दिया था। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय आप सभी को पता है, वर्षा यहाँ ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, इसलिए वर्षा और भी ज़्यादा होती है। और टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा प्रजातियाँ यहाँ पर फलती फूलती हैं। तो विकल्प ए तो नहीं दोस्तों, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्योंकि ए में जो है पतझड़ वन दिए गए हैं, जबकि ये लक्षण जो हैं दोस्तों विकल्प उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के हैं। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। यूपी स्पेशल देख लेते हैं दोस्तों। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है। तो गेहूँ, आलू और गन्ना। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है दोस्तों। ये करंट अफेयर्स का सवाल है, लेकिन पूछ लिया तो बता देते हैं, वाराणसी में अवस्थित है, याद रखिएगा। पंडित दीनदयाल, फिर से यार डीडीयू पूछ लिया है। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो मथुरा में है। बकरी अनुसंधान कहाँ है, ये भी मथुरा में ही है, ये भी याद रखिएगा। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अभी आपको ऊपर बताया गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, फुल फॉर्म भी आपको बता दी है। उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना है, इसको बजट में कराया है, इसको छोड़ दीजिएगा, करंट अफेयर्स का सवाल है। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, एकदम सही है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। कारण ठीक नहीं है, असहज नहीं भाई, बोल भी लेते हैं। तो कथन ठीक है लेकिन कारण गलत है। तो इस तरह से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। तो लखनऊ जो है दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, और इसमें भी मलिहाबाद, याद रखिएगा, मलिहाबाद जो है दशहरी आम के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। तो इलाहाबाद नहीं है, बाकी सभी हैं, आगरा, खुर्जा, मेरठ तीनों हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदावधि कितनी है दोस्तों। तो 8 वर्ष, अभी आपको ऊपर भी बता दिया है। विशंबर दयाल पहले थे, वर्तमान में संजय मिश्रा हैं। इनकी व्याख्या में ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। 93 कन्नौज इत्र का शहर है, एकदम सही है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, गलत है यार, और भी काम करते होंगे। तो कथन ही ठीक है, कारण गलत है। तो इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों में विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। सिंगल विंडो क्लियरेंस मतलब कोई भी आप उद्योग लगा रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जितने भी दस्तावेज वगैरह आपको सर्टिफिकेट या लाइसेंस लेने हैं, या जो भी सरकारी कामकाज है, वो एक ही विंडो पे खड़े होके आपका पूरा कर दिया जाएगा। मतलब आपको जगह जगह कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी को कहते हैं सिंगल विंडो सॉल्यूशन या फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस। तो इसका काम क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, जी नहीं, औद्योगिक अनुमोदन। तो इस तरह से कथन 2 ठीक है, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें पसंद आ रही होंगी। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था। तो वाराणसी में हुआ था, बनारस में हुआ था। एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गिरजा देवी
किससे संबंधित थी? तो ठुमरी से संबंधित थी। गिरजा देवी किस घराने से संबंधित थी? तो बनारस घराने से संबंधित थी। तो 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। उस समय चर्चा में इसलिए रहीं क्योंकि इनका निधन 2017 में हो गया था। बनारस में जन्मी थी, ठुमरी गायिका थी और बनारस घराने से ही संबंधित थी, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी शहर बलिया है, पश्चिमी शहर शामली है, दक्षिणी शहर सोनभद्र है एसएनबी, और उत्तरी शहर जो है सहारनपुर है, याद रखिएगा सहारनपुर। सोनभद्र जो है दोस्तों 3 राज्यों से घिरा है, 3 नहीं 4 राज्यों से घिरा है, ये भी याद रखिएगा। 4 राज्यों से घिरा एकमात्र जिला है। तो आपको अगले प्रश्न पे लेके चलते हैं। शहर दिए गए, विशेषता दी गई है। वाराणसी संस्कृत एवं धर्म के लिए जाना जाता है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। झांसी औद्योगिक केंद्र है। मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए जाना जाता है। तो डी वाला सही है, लखनऊ प्रदेश की राजधानी। तो सी सही नहीं है दोस्तों। लेकिन आपको टेलीग्राम पे एक मैंने वॉलपेपर शेयर किया था, एक फ़ोटो शेयर किया था जिसमें डिफेंस कॉरिडोर की बात की गई थी। डिफेंस कॉरिडोर यूपी के कितने ज़िलों में बनाया जा रहा है? 6 ज़िलों में बनाया जा रहा है। 2 ज़िले बुंदेलखंड के हो गए यूपी के मैप में नीचे से, एक तो झांसी हो गया है, दूसरा चित्रकूट हो गया है। 2 तो ये हो गए बुंदेलखंड ज़िले के, ठीक है। और 2 जो हैं मुस्लिम नामों पे हो गए, कौन से? आगरा और अलीगढ़। और 2 कौन हो गए? लखनऊ है, तो ये भी मुस्लिम नाम एक तरह से, लेकिन आगरा और अलीगढ़ में ए आता है, तो ऐसे दोनों को कनेक्ट कराएगा, लखनऊ और कानपुर। इस तरह से 6 हो गए। कुल 6 ज़िले जो हैं डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा हैं। तो दिए गए विकल्प में सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर। और किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। बरेली जो है दोस्तों माचिस उद्योग के लिए जाना जाता है। सहारनपुर और किस लिए जाना जाता है दोस्तों? यहाँ संतरे की कृषि की जाती है, ये भी याद रखिएगा। और सहारनपुर में दोस्तों शाकंभरी देवी का मेला भी लगता है, ये भी याद रखिएगा। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इलाहाबाद में स्थित है, याद रखिएगा। बाकी और आपको याद करने की जरूरत नहीं है। भारत का शक्कर का कटोरा यूपी को कहा जाता है। इसको स्पष्ट करने के लिए कथनों पर विचार कीजिए। धान का कटोरा दोस्तों किसे कहा जाता है? चंदौली को। चावल का कटोरा, तो चावल में भी चा है और चंदौली में भी चा है, तो भूलिएगा मत, चंदौली को चावल का कटोरा कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, एकदम सही है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, यही गलत है। चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है। यदि पूछ ली जाए कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, जैसे अभी आपको पंजाब में बताया धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब में होता है, वैसे यदि गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन पूछ लिया जाए तो महाराष्ट्र में होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। तो इस तरह से केवल 3 वाला सही नहीं होगा, बाकी सभी सही होंगे, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों गन्ना अनुसंधान परिषद एक तो संस्थान हो गया है। संस्थान कहाँ है? गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। यदि परिषद की बात की जाए तो हमारे शाहजहाँपुर बोले तो एसपीएन में है। शाहजहाँपुर को एसपीएन लिखा जाता है। रीजनिंग के सवालों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। कई सवाल हैं दोस्तों, इस वाले हिस्से पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। करंट अफेयर्स को भी छोड़ते हैं, इसके लिए आपके लिए अचूक मार्ग सामग्री पर्याप्त है, कहीं और मत भटकिएगा। इतना करते चलिए तो काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
करंट अफेयर्स का अच्छा खासा योगदान है। सीधे आते हैं अंतिम प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ है? वाराणसी में, सही है। केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये भी वाराणसी में है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। तो इसमें सही तो सब हैं यार, यही वाला यहाँ पर ये प्रश्न दोस्तों गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये बी वाला सुमेलित नहीं है। केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान दोस्तों श्रीनगर में ना होकर लखनऊ में है। तो इस तरह से विकल्प बी सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों गन्ना अनुसंधान संस्थान अभी आपको बताया ही है, लखनऊ में है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। और कानपुर में क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय चीनी उद्योग संस्थान जो है दोस्तों कहाँ है? ये भी कानपुर में है। तो इस तरह से दोस्तों 140 प्रश्न कंप्लीट हुए। चीज़ें यदि पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने चित्र को और चरित्र को पवित्र बनाइए, माता पिता की सेवा कीजिए और महिलाओं का सम्मान कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।